हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। सदर ट्रंप ने आइंदा 2 रोज में पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अंदिया दे दिया। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान है। ईरान से मुज़ाकरात अगले 2 रोज में हो सकते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल लाजवाब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप का मीडिया को इंटरव्यू। ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद दुनिया की नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ लग गईं। ईरान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल। इसके अलावा JD वैंस ने इस्लामाबाद में बेहतरीन मुज़ाकरात कराने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को दे दिया। सदर ट्रंप पर अमेरिका में सियासी लीडर्स की तरफ से तनकीद जारी। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने अमेरिका को ईरान जंग में कमज़ोर करार दे दिया, जबकि मुज़ाकराती टीम में विटकॉफ और ट्रंप के दामाद पर भी तनकीद। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर और मोहसिन नकवी का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। $100 अरब बैरून मुल्क चले गए, कारोबारी शख्सियात को $10 अरब वापस लाने का टास्क दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी CDA से अचानक नाराज क्यों हो गए? अपने ही मातहत इदारे में करप्शन का एतराफ़ कर लिया। अहम तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बीवी, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, रोज जो है वो ट्रंप कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि वो हेडलाइंस जो है बन जाती हैं। अभी ये जब टॉक्स खत्म हुए तो सबको इंतजार था कि अब ट्रंप जो है वो क्या स्टेटमेंट देंगे। उन्होंने कह दिया कि एक नेवल एग्रेशन की जो है वो उन्होंने बात की कि हम ब्लॉक कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। बहुत एग्रेसिव स्टैंड दिखाया और आज जो है उन्होंने ये अंदिया दे दिया है, हिंट दे दी है कि ये अगले 2 रोज में बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और वो भी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में हो सकती है। क्या माजरा है ये? देखिए, हम लोग आपको याद होगा पहले दिन से हम ये कहते चले आए हैं। जब उस वक्त जब लोग कह रहे थे कि इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी और कामयाब हो जाएंगी और समझौता हो जाएगा, उस वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बड़े मुश्किल मसाइल हैं। 47 साल का मसला है, तो बातचीत होगी, पेशरफ्त होगी और कोई स्ट्रक्चर बनेगा, गुफ्तगू का, जंगबंदी कायम रहेगी और आगे बातचीत चलेगी, लेकिन फैसला इतनी जल्दी नहीं होगा। फिर जब आपको याद होगा जब सारे मुल्क में मायूसी का इज़हार किया जा रहा था कि टॉक्स नाकाम हो गए, उसमें भी हम लोगों ने यही कहा था इसी जगह बैठ के गुफ्तगू में कि बिल्कुल टॉक्स नाकाम नहीं हुई है, ये टॉक्स कामयाब नहीं हुई है। इन दोनों में फर्क है और ये कंटिन्यू करेंगी और इसका कोई ना कोई नतीजा बरामद होगा। तो आप ये देखिए कि हुआ क्या है। आप कभी कभी ये चाहिए कि हम अपने मुल्क की भी तारीफ करते हैं। हम बुराई तो बहुत करते हैं, हर वक्त करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क ने बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड इस्तेमाल किए हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसके अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं, चाइना से भी हैं, ईरान से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं। इस सारे जो ममालिक जिसमें इन्वॉल्व में सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान ने उन ताल्लुकात को ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया कि सबकी नज़र में पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन के उभरा जहां ये मुज़ाकरात मुमकिन हैं। ईरानियों को भी इस बात पे पाकिस्तान पे भरोसा है कि हम मुज़ाकरात हो सकते हैं, अमेरिका को भी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये बताएं अनवर साहब कि ये तो 21 तारीख से पहले सभी उम्मीद कर रहे थे कि एक और राउंड जो है वो हो जाए ताकि मामला जो है वो हल हो जाए। 1 हफ्ता तकरीबन बाकी है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी जो अभी टॉक्स हुए उसमें कोई एग्रीमेंट जो है एज सच नहीं हो सका। काफ़ी चीज़ों पर हो भी गया, लेकिन कोई मैं कहूँगी एक परमानेंट एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका। अब जब सेकेंड राउंड की तरफ हम आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक क्या चीज़ें बदली हैं? क्योंकि एक मेन चीज़ जो ट्रंप ने फौरन ही अनाउंस कर दी थी वो तो नेवल मेजर्स थे। उसके अलावा क्या ऐसी चीज बदली हैं? क्या दोनों अतराफ के जो वफ्द हैं, क्या उसमें कोई हम चेंजेस देख सकते हैं या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम चेंजेस देख सकते हैं? नहीं, देखें, असल में हम दोनों एक्सट्रीम पे इसलिए जा रहे हैं कि पहले हमने इसको कामयाब करार दिया, फिर हमने नाकाम करार दिया। तो अब हम जाहिर है हर आदमी जब अपनी बात करता है तो मीडिया अपनी बात करता है और मीडिया अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक और एंगल से देखते हो, आपको बात समझ में आती है कि क्या इनमें से कोई भी मसला, मसलन हॉर्मुज़ का या अमेरिकी अड्डों का या सैंक्शंस का, कोई मसला ऐसा था जो एक मुलाकात में तय हो सकता था? नहीं था कोई भी।
ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा फरीक था इसराइल, उसके भी हमले जारी थे। उस पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस जरूर है और अमेरिका उसको रोक भी सकता है, हमले रोकने से मना भी कर सकता है, लेकिन वो भी ओवरनाइट होने वाला काम नहीं था। तो ये बात इसमें क्या हुआ, पहले राउंड में ये हुआ कि जिस तरह बाद में जो उनके नायब सदर, अमेरिकी नायब सदर, उन्होंने वजाहत की कि हमें एहसास हुआ कि वो फैसले नहीं कर सकते, उनको अपनी सीनियर लीडरशिप से मशवरा करना है। और जाहिर है वो यहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। उनको ये भी तो डर था ना कि अगर यहाँ से खुल्लम खुल्ला कम्युनिकेट करते हैं तो उनको ट्रेस करके और इसराइल उनकी लीडरशिप पे अटैक भी कर सकता है। तो यहाँ से नहीं कर पा रहे, तो हमने उनको तजावीज दे दी और वो उन तजावीज को लेके तेहरान गए हैं। सारे उन तजावीज को लेके गए, वहां उन्होंने अपने लीडर्स को दिखाया और उसके बाद सदर ट्रंप ने दबाव बढ़ाने के लिए ये काम किया कि ब्लॉकेड भी शुरू कर दी, जिससे उनको एहसास हुआ तेहरान में कि ईरान वो अमेरिका मजीद लड़ने को तैयार है। और देखें जो ईरान की सूरत हाल है, उनको जितना पता है हमें नहीं पता। हो सकता है वो समझते हो कि माशी तौर पे वो इतने मजबूत नहीं है कि जंग के बाद सैंक्शंस खत्म किए बगैर वो अपने मुल्क की तामीर नौ कर सकें। वहां के हालात तो बहुत खराब है ना माशी तौर पे। तो इसलिए सारी चीजों को पे गौर करते हुए, सारी चीजों के पेश नजर उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसका मज़बूत असर सदर ट्रंप पे भी पड़ा। जी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर लाइव वहाँ से वाशिंगटन से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3-4 दिन का गैप आया है, जैसे आपने भी कहा कि ईरानियंस वापस गए हैं, उन्होंने अपने जो दीगर जो कंसर्न लोग हैं उनको एतमाद में लिया है। यहाँ से जेडी वैंस वापस गए हैं, इन्होंने जाके जो उनके ये प्रेसिडेंट है उनसे बात की है और बाकी भी टीम से बात की है। सो अब नैरो डाउन हो गए हैं डिफरेंसेस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सुना था उन्होंने इंचेस अवे, तो मतलब है वो जो अगर इंचेस अवे थे वो गैप वो ब्रिज हो गया है, दोनों साइड्स को कन्वे हो गया है, एक फॉर्मेलिटी के लिए इकट्ठे होंगे, बैठेंगे और इसके बाद अनाउंसमेंट होगा। आपको लगता है ऐसा? देखिए ये मुमकिन है, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी हमें जरा कॉशियस होना चाहिए, जरा एहतियात से काम लेना चाहिए। हमें इस तरह समझ लें कि पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त मेरा ख्याल है जारी रहेगी। अलग अलग इश्यूज पे गुफ्तगू होगी और जैसे जैसे वक्त आएगा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगली मीटिंग में कोई समझौता साइन हो जाए कुछ इश्यूज पे, 1 या 2 इश्यूज पे, जिस पे ये कह सकते हैं कि अमरीकी ये वादा कर लेगा हम आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शन उठाएंगे। ईरान जो है वो जो है इसको हुर्मुज को खोलने पे तैयार हो जाए। ये इस तरह का कुछ समझौता हो सकता है, सारे मसाइल पे नहीं होगा, उस पर आहिस्ता आहिस्ता ही बात होगी, मगर कोई बड़ी पेशरफ्त का इम्कान रोशन हो गया है। लेकिन सारे मसाइल को इतने ज्यादा तो नहीं है, अगरचे 25 के 25 के करीब क्लासेस ये शर्तें वट एवर जो भी थी उन्होंने पेश की थी दोनों साइड से। मेन तो 3-4 चीजें हैं जो अमेरिका से वो ईरान मांग रहा है, ईरान से वो मांग रहे हैं। मतलब वो कहते हैं प्रॉक्सीज बंद करें, दूसरा वो कह रहे हैं आप अब न्यूक्लियर जो है वो अबैंडन करें, तीसरा ये था कि हार्मूज को खोलें। वो मेरा ख्याल है इन तमाम चीजों पे तो बड़ी हद तक तो इत्तेफाक हो चुका था, कोई ऐसा सच नहीं था, और उसके बदले में सैंक्शंस उनसे छुड़वाना चाह रहे थे। मतलब ईरानियन तो वेरी पॉजिटिव गए थे कि बात तो हो गई थी, कहीं भी छोटी मोटी चीजें रह गई थी, कोई बड़ा इशू तो नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखें सबसे बड़ा इशू जो था, यानी जिसको वो क्या कहते हैं कि एलिफेंट इन द रूम, वो था लैक ऑफ ट्रस्ट। यस अनवर साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप हमारे साथ हैं? उनको भी जी, आई थिंक अनवर साहब साथ हैं, लेकिन उनका जो है वो स्टक हो गया है, उनका कनेक्शन। जी अच्छा जी अभी हो गया, आप आवाज आ रही है? आप ठीक है सर? जी सर, आप बात कर रहे थे। अच्छा देखिए, उसमें यह था कि जो जिसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, जिसका जिक्र कम हो रहा है, वो ये है कि लैक ऑफ ट्रस्ट। असल बात ये थी, आपने जैसे कहा कि बिल्कुल मसाइल ऐसे नहीं थे जिन पे बातचीत नहीं हो सकती थी, मगर उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था। तो जब कभी ऐसा हो तो ऐसे हालात में ये भी बेहतर होता है कि आप डिसएंगेज हो जाएं और जाके गौर करें, अपने ऑप्शन पे आप करें, वो अपने ऑप्शन पे करें और डिसाइड करें क्या उनके हक में है। तो मेरा ख्याल है ये डिसएंगेजमेंट से भी फायदा हुआ है। उन्होंने जाके वहां कंसल्ट किया, इन्होंने ट्रंप से कंसल्ट किया और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचे। तो आपको लगता नहीं है कि ये ईरानियंस को भी ये महसूस हुआ है या हुआ होगा या हो रहा होगा कि आखिरी चांस है हमें डील फेच करने का, कि हमारे $6-7 अरब जो कतर के पास पड़े वो भी रिलीज हो सकते हैं,
हमारे पे सैंक्शंस भी खत्म हो सकती हैं, नॉर्मलिसी भी आ सकती है, हमारी ट्रेड भी शुरू हो सकती है, तेल बेचना भी शुरू कर सकते हैं, रिबिल्डिंग भी शुरू करते हैं। अगर ये चांस हमने देखना जाने दिया, जो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी मतलब क्रूशल, पहले से तो बहुत क्रूशल है, ईरानियंस नहीं चाहेंगे कि हम इस मौके को ज़ाय करें। मतलब आपको क्या लगता है? मुझे ये फीलिंग आती है कि ईरानियन कोशिश करेंगे इसको यूज करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देखें, जब भी मैं मेरी गुफ्तगू होती है, उन्हें कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्त नाराज हो जाते हैं, वो ये मैं कहता हूं कि देखें, आप बिल्कुल सही कहते हैं, जज्बा जहाज से सरशार होंगे ईरानी, लेकिन अपने हालात का उनको पता है, अपनी मईशत का उनको पता है। वो ये जानते हैं कि क्या वो सस्टेन कर सकेंगे या नहीं, या उनको फौरी तौर पे माशी इमदाद की जरूरत है, और वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते जिस लेवल की तबाही हुई है, हजारों बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, उनको रिबिल्ड करना कोई आसान तो नहीं है। अवाम तो नहीं कर सकती, जो अवाम की बिल्डिंगें गिरी हैं उनको भी हुकूमत को उनकी मदद करनी है। ट्रस्ट की बात की आपने, ट्रस्ट की, तो आपको लगता नहीं है कि जब ये बात कर रहे हैं वहाँ पर, ये ट्रम्प साहब ने जो इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क पोस्ट को, वहाँ से लग रहा है कि वो जना आसिम मुनीर साहब को एज ए ग्रंटर के तौर पर शायद मई मतलब जो असेसमेंट मुझे लग रही है, फीलिंग आ रही है कि ईरानियंस और ये जो अमेरिकन जो हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सम पावरफुल ग्रंटर्स, जो मुल्कों की पहले बात हो रही थी, तो वो चाहते हैं कि शायद जनरल आसिम मुनीर जो हैं बैठ के दोनों पार्टीज के दरमियान कोई इस तरह का रोल अदा करें जिन पे दोनों को, मुझे लग रहा है ईरानियंस का भी ट्रस्ट एक डेवलप होते लग रहा है कि वो आ रहे हैं, दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि इस्लामाबाद में भी हो। तो वो भी कह रहे हैं, वो ट्रम्प भी कह रहे हैं, आज उन्होंने फिर तारीफ भी की है कि फील्ड मार्शल इज अगेन, जो उनकी तारीफें करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट इशू को वो एड्रेस करना चाह रहे हैं वाया ये जनरल आसिम मुनीर साहब? बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि सदर ट्रम्प के बारे में कहा यह जाता है कि वो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स उनके किसी भी फैसले में बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। किसी शख्स को पसंद करते हैं, किसी को ना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा जिन जर्नलिस्टों को, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का ही क्यों ना हो, और अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स अब भी नंबर 1 है, लेकिन वो उनके साथ कह देते हैं कि मैंने तुमसे सवाल लेना ही नहीं है, जवाब देना ही नहीं है। अच्छा सर, ये तो चलो आप बात इस पर फर्दर भी कीजिएगा, साथ में एक और सप्लीमेंट इसको सवाल पूछ लूँ मैं कि वो न्यूयॉर्क पोस्ट की जो खतून रिपोर्टर हैं, शायद अभी पाकिस्तान में हैं, उन्होंने कॉल की थी उनको ट्रम्प को साहब को, जिस पर बाद उन्होंने उनको इंटरव्यू का, पहले उन्होंने कहा जनाब कि किसी यूरोप के मुल्क में हो सकता है, जैसे पहले बात हो रही थी जनीवा वगैरह वटेवर, तो खुद उन्होंने कॉल बैक किया उनको। ये मतलब अनयूजुअल ऑफ ए प्रेसिडेंट टू कॉल बैक ए रिपोर्टर बैक इन पाकिस्तान, के अभी आप ना आए, अगले 2 दिनों में हो सकता है कि वहां पे हमारी टीम आ जाए और हम पाकिस्तान में ही करेंगे, वहीं पे ही होगा। इस चेंज को क्या देखते? व्हाट हैपेंड विद इन हाफ एन आवर के पहले वो किसी यूरोप के मुल्क में जाना चाह रहे थे, वहां बात करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान इस्लामाबाद ही आ रहे हैं, आप उधर ही टिके रहे, और साथ में उन्होंने आर्मी चीफ की तारीफें शुरू कर दी। इनको कैसे लिंक करेंगे? मतलब एक आधे घंटे में सब कुछ हुआ है सर? इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। उसमें इनका ये फैसला भी हो सकता है कि हम यूरोप को क्यों नवाजें, जब यूरोप हमें सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो एक मुल्क है जो ईरान के करीब है और वहाँ वो आसानी से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो वही बात क्यों न की जाए। यूरोप हमारे साथ नहीं खड़ा है तो हम यूरोप को क्यों प्रोटेक्ट करें, ये भी हो सकता है। अच्छा, और आप एक मजे की बात आपने तो कहा, उस पर आपने गौर नहीं किया कि उन्होंने इंटरव्यू किसको दिया? न्यूयॉर्क पोस्ट को। न्यूयॉर्क पोस्ट अमेरिका में कोई मोतबर अखबार नहीं समझा जाता, वो एक सेंसेशनल अखबार समझा जाता है, लेकिन वो जानबूझ के न्यूयॉर्क टाइम्स को नीचे दिखाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं। 2 दफा भी पहले दे चुके। तो ये है उनका स्टाइल, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स का। अच्छा, और आपको लगता है सर, इससे पहले कि अगर अभी 2-3 सवाल आपसे पूछने हैं, आपको लगता है कि ईरानियंस ने शर्त रखी हो कि हम यूरोप नहीं जाएंगे, फिर वही उनके लिए गैर महफूज होगा? पिछली दफ़ा वो आए थे, उन्हें पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी रिजर्वेशन थी कि पता नहीं प्रोटेक्शन मिलती है क्या होगा, और पाकिस्तानी हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरह उनको प्रोटेक्शन दे के वो लाए और दोबारा बाहिफाजत वापस उनको वहाँ पर डिलीवर किया तेहरान में, तो लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पर ज़्यादा था कि नहीं कि हम यहाँ बात करेंगे, 1-2 घंटे की 2-3 घंटे की फ्लाइट है रादर दैन गोइंग टू यूरोप, और इसलिए यहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए कि आप सोचें ना, 2-3 घंटा भी नहीं, अगर आपने जायदान जाना हो तो आप 1 घंटे से कम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उनको पता है कि पाकिस्तान किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि उसकी सरजमीन में कोई गड़बड़ हो, इसलिए कि वो तो फिर खुद मुल्क के अंदर फसाद फैल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ईरानी भी हम पे ट्रस्ट करते हैं। ये बताएगा
انور صاحب ون لاسٹ کوشچن کہ اس وقت جو وفد آئے گا, یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, سیم ہائی لیول جو ہے وہ وفد ہوگا یا صرف ٹیکنیکل ٹیمز آئیں گی, ٹیکنیکلٹیز پہ بات ہوں گی؟ کیونکہ دونوں سائڈس نے یہ تو کہا وی ور جسٹ انچز اوے, تو کافی چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھیں. تو کیا ٹیکنیکلٹیز پہ بات ہوگی یا سیم لیول کا وفد آئے گا, جے ڈی وینس آئیں گے, اراغچی صاحب آئیں گے, کیا خبریں کیا ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ سمجھوتا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر تو سمجھوتا ہو گیا تو جے ڈی وینس بھی آئیں گے, پھر ہائی لیول پہ سگنیچر ہوگا. اور اگر سمجھوتا نہیں ہوا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ صورتحال ہوگی. تو اس میں تو دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر اور میرا خیال ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی بیان دیا ہے, تو میرا خیال ہے امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے اور کوئی سمجھوتا بھی ہو جائے. اچھا لاسٹ سر انہوں نے بتا دیا, لیکن میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال آ رہا ہے کہ جے ڈی وینس کو انہوں نے ہنگری بھیجا تھا, بوداپیسٹ گئے تھے وہاں پہ, اور وہ الیکشن ہارے ہیں, وہاں پہ بھی بڑا ان پہ میمز بن رہی ہیں, تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ڈیلیور شاید نہیں کر سکے. پاکستان میں آئے تو بھی کوئی بہت بڑا بریک تھرو وہ نہیں کر سکے جے ڈی وینس صاحب. اب اگر وہ ان کو چینج کرتے ہیں کسی مارک روبیو کو یا اپنے کسی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وٹ ایور ان کو بھیجتے ہیں اور یہاں بریک تھرو ہو جاتے, تو یہ جے ڈی وینس کے صاحب کے لیے تو اٹ مائٹ بی ہیوج امبیرسمنٹ, تو کہ بھئی وہاں بھی نہیں ہو سکا, پہلے ادھر بھی نہیں کر سکے, کسی اور تیسرے کو بھیجا پھر ڈیلیور کر لیا انہوں نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جے ڈی وینس صاحب کے وہ سر پہ تخت پہ وہ تاج رکھیں گے کہ یا کسی اور کو بھیجیں گے اس وقت؟ دیکھیے ایک اور نقطہ نظر سے دیکھیے ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ اب یورپ میں لگتا یہی ہے کہ وہ جو رائٹ ونگ کا رائز تھا ہر طرف, وہ اس کے خلاف بیک لیش شروع ہو رہا ہے. اور اس بیک لیش سے بچنے کے لیے ان کے لیے تو بہتر یہی ہوگا کہ انہی کو بھیجیں اور ان سے ہی کم مذاکرات کامیاب کرائیں, تاکہ وہ کہہ سکیں کہ جی اب بھی ہم پاپولر ہیں. ایبسولوٹلی میرے ذہن میں تھا. بہت شکریہ سر جی, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ سر. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے خرم دستگیر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ کیا سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اندیا دے دیا ہے کہ اگلے 2 دن میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ بھی انہوں نے ہنٹ دی ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہی ہوگی. کیوں کسی اور کنٹری میں جو ہے یہ بات ہو جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے, اس قسم کی بات کی ہے انہوں نے. ہم جانیں گے وفاقی وزیر خرم دستگیر کا جو ہے اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. بڑی اہم خبر آئی ہے جہاں ٹرمپ نے جو ہے نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہو سکتا ہے, اگلے 2 دن میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اور وہ بھی اسلام آباد میں, پاکستان میں. اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ انجینئر خرم دستگیر. السلام علیکم خرم صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام, شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. خرم صاحب اسلام آباد ٹاکس تو بڑی کامیابی کے ساتھ ہوئے, نہ صرف ٹرمپ نے, جے ڈی وینس نے جو ہے وہ تعریفیں کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, پرائم منسٹر شہباز شریف کی, بلکہ دنیا نے سراہا اس بات کو کہ جو سلسلہ پاکستان نے شروع کیا ہے وہ اپنے کسی پازیٹیو آؤٹ کم تک جو ہے وہ پہنچے. اب لیکن ٹرمپ نے ایک سیکنڈ راؤنڈ کا بھی جو ہے وہ اندیا دے دیا ہے. ویسے بھی یہ باز گشت تو تھی کہ شاید کوئی اور راؤنڈ بھی ہوگا, یہاں پہ معاملات ختم نہیں ہوئے ہیں, تو یہ راؤنڈ کا انہوں نے اندیا دیا ہے, وہ بھی اسلام آباد میں, پاکستان میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھلے مذاکرات ختم ہوئے اتوار کے روز, ان کے اختتام پر دونوں فری کین نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا, کوئی تلخ بات نہیں کی. جے ڈی وینس نے بھی جو ہے بڑی مختصر بات کی, اور انہوں نے بجائے کوئی نیم کالنگ کے یا جسے کہتے ہیں بلیم گیم کھیلنے کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا پروپوزل رکھا تھا اور ایرانینز نے اس کو ایگری نہیں کیا. ایرانینز نے بھی جب اپنی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت قریب تھے, لیکن آخر میں آ کر جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ پیدا ہوا. تو لہذا اس کی بنیاد پھر یہی بنی کہ اگلے راؤنڈ کی جو کی پاسبلٹی تھی وہ بڑھ گئی پہلے سے. اگرچہ صدر ٹرمپ نے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بلاکیڈ کا اندیا دیا, لیکن بلاکیڈ کا جو ریئیکشن ہے خاص طور پہ جو چائنا سے آیا ہے اس نے بھی سب کو متفکر کیا. اور اب جو معاملہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو اس جنگ کی وجہ سے جو انرجی کی قیمتیں ہیں اور دوسرے انپوٹس کی قیمتیں, صرف قیمتیں بڑھی تھیں, لیکن اگر یہ بلاکیڈ کی حد تک معاملہ پہنچتا ہے اور حل نہیں ہوتا تو پھر پوری دنیا میں شارٹیجز ہوں گی. اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آج سے 97 سال پہلے 1929 میں
جو ہے ایک گریٹ ڈپریشن آیا تھا، تو ایسا ایک گریٹ ڈپریشن کی طرف ہم جائیں گے جب انرجی پرائسز بہت ہائی ہیں، شارٹیجز ہیں، پوری دنیا میں کساد بازاری ہوگی اور بے روزگاری ہوگی، امریکہ میں بے روزگاری ہوگی. تو یہ غالباً جو اب معاشی معاملات ہیں اور جو خرابی ہو رہی ہے وہ فوقیت لے رہے ہیں سیکیورٹی ایشوز پر، کیونکہ امریکہ اور ایران دونوں کو معلوم ہے کہ ایک دن اور کی بمباری یا میزائل داغنے سے ان کو کوئی مزید اسٹریٹجک فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ڈیمینشنگ ریٹرنز آ گئے. تو اس لیے بھی یہ ایشو جو ہے اس میں سالو ہے. جو آئی تھنک جو رکاوٹ تھی وہ آج واشنگٹن میں امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات بھی آج شروع ہوئے ہیں، تو وہاں بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. تو لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جانا، جو نیو یارک پوسٹ کا انٹرویو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیار ہے ان مذاکرات کو کسی فیصلہ کن موڑ پر لے کے جانے کے لیے. ایرانینز تو پہلے ہی اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں. ان کا جو 70 رکنی وفد اسلام آباد آیا تھا وہ ہر قسم کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان میں موجود تھے، تو لہٰذا وہ تو اس کے لیے تیار ہے. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو پچھلے راؤنڈز امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی عمان میں ہوا، پھر اس سے پہلے جو 2015 میں JCPOA ہوا تھا، تو جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ تو بہت کہتے ہیں تفصیل میں، یعنی باریک تفصیل میں ڈسکس ہو کے ڈیسائیڈ تقریباً ہو چکا ہے. اس پہ اتنا وقت نہیں لگے گا. ایشو تو آبنائے ہرمز کو کھولنا اور کھول کر رکھنا اور اسرائیل کا جو کردار ہے اس کے اوپر ابھی کوئی رکاوٹ ہوگی. یہ بتائے گا کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک کہہ سکتے ہیں ان ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو ہے وہ رول پلے کیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ تمام سائڈز کا ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان انجوائے کرتا ہے. لیکن اب 3 بون آف کنٹینشنز میجر جو نظر آتی ہیں، اس میں ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیل اور لیبنان کے اب ڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں سنس 1993 پہلی دفعہ. دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز ہے اور تیسرا یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے ہے. یہ دو جو پوائنٹس ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز یا یورینیم انرچمنٹ، پاکستان صرف مذاکرات کی حد تک اپنا فیسیلیٹیٹر کی حد تک جو ہے اپنا کردار پلے کرے گا، یا کوئی ڈائریکٹ گارنٹر یا اس میں ڈائریکٹ رول بھی جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان خود تو یہ پیشکش نہیں کرے گا جب تک دونوں فریقین اس معاملے میں مل کر پاکستان کو یہ پیشکش نہ کریں کہ اس میں کوئی گارنٹی کا رول یا گارنٹور کا رول جو ہے ادا کرے. پاکستان کے لیے جو گارنٹی کا رول ہے وہ ایک مشکل آئی تھنک ذمہ داری ہوگی، جہاں امریکہ انوالو ہے اور صدر ٹرمپ جو بہت سیلانی طبیعت رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو ان کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک سفارتی مقصد ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی موجودگی ویسے وہ کامیابی رہے گی کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی ایران کے ساتھ، یہ پھیل کر عرب ایران جنگ نہیں بنی نہ ابھی تک، جو کہ ایک پاکستان کے لیے بھی کامیابی ہے، خطے کے لیے بھی کامیابی ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ایک پورے خطے کا سیکیورٹی اور معاشی آرکیٹیکچر بنے گا، چاہے وہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ہے یا آنے والے دنوں میں اب جب کہ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کا جو انٹرسٹ ہے یا اس کا جو تصویراتی مفادات ہیں وہ پہلے سے بہت کم ہو گئے، تو پاکستان کا رول جو ہے ناٹ ایز گارنٹر لیکن کم از کم جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس وقت پاکستان نیٹ سٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اس تنازع حل ہونے کے بعد تو غالباً ایک سیکیورٹی پرووائڈر کا رول بھی پاکستان کو ملے گا. بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اچھا آپ نے بیک گراؤنڈ دیا. آپ نے بڑی بات کی اور بالکل ٹھیک کی کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ سیلانی طبیعت کے مالک ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں. لیکن ایک چیز میں تو کانسٹنٹ ہیں سر، وہ یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریف کرنے میں تو کبھی انہوں نے انپریڈکٹیبلٹی نہیں دکھائی، ہمیشہ جب بھی بات کی اچھے لفظوں میں کی. آج انہوں نے پھر وہی رپیٹ کیا نیو یارک پوسٹ کو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کا رول چاہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں، جس کا وہ کہہ رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں ان فیلڈ مارشل کو کسی طریقے کے آپ رول دیں، یا وہ گارنٹی والی بات جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایرانین اور امریکن کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا، تو اس کو برج کرنا چاہتے ہیں وایا فیلڈ مارشل؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر؟ جی، فیلڈ مارشل نے امریکہ کا ٹرسٹ حاصل کیا
तब से जब उन्होंने सदर ट्रंप के सदर का हलफ उठाने से पहले ही दहशतगर्दी में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसको सदर ट्रंप ने अपनी पहली तकरीर में जिसका शुक्रिया अदा किया। बहुत कम मुल्क है जिसका सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। तो तब से फील्ड मार्शल को एक सदर ट्रंप के जहन में एक मुस्बत इमेज है, लेकिन ज्यादा तो इस पे क्रेडिट जो है वो मार्का हक को जाता है, जिसमें साबित किया पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में कि पाकिस्तान अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को शिकस्त दे सकता है, तमाम अपनी कम मायगी के बावजूद। उससे मजीद बेहतर हुआ। और दूसरा ये कि जनरल आसिम मुनीर के ईरान के कुछ अस्करी हलकों में बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, जब वो दूसरे ओहदों पर भी फाइज थे। और उसमें जब उन्होंने एक पैगाम रसानी का किरदार जून 2025 में भी अदा किया, जिसका आपको मालूम है कि ईरान की पार्लियामान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे उस वक्त भी, और अभी भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से और असूल की बुनियाद पर तमाम जो सफारतकारी है वो की है। तो इसीलिए आपने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स में भी जो फील्ड मार्शल थे वो उस कमरे में मौजूद थे जहां डिस्कशन हो रही थी, और उनको अब ईरान और अमेरिका दोनों का एतमाद हासिल है। गालिबन इसीलिए जो उनका नाम भी लिया जाता है बार बार। लेकिन आपने देखा कि ये बड़ी गैर मामूली बात हुई है कि ईरान और अमेरिका दोनों के जो एलामिये थे उसमें नाम लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जिक्र किया गया। तो सर आपने जैसे बता रहे हैं उनकी फील्ड मार्शल साहब की कि ट्रंप या अमेरिकन भी ट्रस्ट करते हैं, ईरानियंस का भी हमें अब ट्रस्ट नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें। तो आप क्योंकि पूरी आपका भी एक डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड है, खुद आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, इन चीज़ों को डेलीकेसी को समझते हैं। पिछले साल जो पाकिस्तान का डेलीगेशन किया था बिलावल भुट्टो साहब की, उसमें आप भी उसका हिस्सा थे। आपकी क्या उसमें रीडिंग है कि अगर इतनी जल्दी विद इन 3-4 डेज ये दोबारा मीटिंग हो रही है ईरानियन और अमेरिकन की, वो भी इस्लामाबाद में हो रही है, तो पाकिस्तान ने कोई रोल अदा किया है, कोई मैसेजिंग, कोई पॉजिटिव मैसेजेस भेजे गए हैं ईरान को और इनको अमेरिकन को कि अब आप आए तो डील जो है ना इस दफ़ा हो सकती है पॉजिटिवली? दैट्स द रीज़न कि दोनों साइड्स दोबारा आ रही हैं। इसके बगैर तो शायद मुश्किल होता अगर उन्हें ये इंडिकेशन होती कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जी देखिए, पाकिस्तान के लिए ये गारंटी तो देनी भी नहीं चाहिए और नहीं दी मेरे ख्याल में कि हम फैसला कुन राउंड करवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने एक सच्चाई से जो पैगाम रसानी की है, और जैसा मैंने कहा कि अब मुआशी जो क्राइसिस है वो बहुत फोकियत ले गया सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। तो पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को करीब लाने में जिस तरह किरदार अदा किया, आज ये भी खबर हुई कि असल जो एक वजह बनी थी वो ये थी कि अमेरिका का मुतालबा था कि ईरान 20 साल तक जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, और ईरान ने उनको 5 साल ऑफर किया। तो लिहाजा अगर 10 साल पे या 12 साल पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो यही लगा है कि बहुत सारे इश्यूज पे जहां एक जरूरत थी कि ईरान का जो वफद है वो भी जाकर अपनी लीडरशिप से बात कर ले और अमेरिका का जो वफद है वो भी जाकर बात कर ले। तो अब जबकि बात हो गई है दोनों लीडरशिप से, तो एक दरवाजा नया खुल रहा है कि जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं अब ये एक इस्लामाबाद प्रोसेस बनने जा रहा है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि इस वक्त डील की किसको अर्जेंट ज़रूरत है, या दोनों को ज़रूरत है, अमेरिका को और ईरान को, या ईरान को ज़्यादा है क्योंकि ब्लॉकेड हो रहे हैं, या अमेरिकन को ज़्यादा है कि वहाँ पे उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम पैदा हो चुके हैं कि जनाब कि वो शायद इस तरह की कन्फेडरेशन जंग में वो एंटर हुए हैं, उनके अपने यहाँ भी बहुत सारी उस पर तनकीद आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि हु इज़ इन हरी कि जल्दी से इसको वेंड अप करें और बात को ख़त्म करें? मतलब हम तो चाहते हैं, दुनिया तो चाहती है, वो तो हरी में है। इन दो मुल्कों का क्या लगता है आपको सर? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई इसमें अब इबहाम नहीं है कि अमेरिका को डील की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के बैनुल-अक़वामी मफादात हैं। ईरान का मफाद सिर्फ उसका अपना मुल्क है। देखिए, ईरान तो सैंक्शंस के तहत है, उसका इंटरनेशनल ट्रेड में, कमोडिटीज की ट्रेडिंग में उनके कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट कोई नहीं है, उनकी कोई बेसिस नहीं है पूरी दुनिया में जहां उनको गुडविल चाहिए दूसरे ममालिक की। अमेरिका के तो अभी भी तमाम तर जो खराबी सदर ट्रंप की क़यादत में हुई है, उनके वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, और उनको ये नजर आ रहा है कि जो अरब ममालिक हैं वो भी उनके हवारी हैं और एलाइज हैं। तो लिहाजा अमेरिका की और उनके अरब हवारियों की
यूरोप की और मशरकी एशिया में भी जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के हवाले हैं, उन सब का मुश्तरका ये मुतालबा है कि ये मामला जल्द अज जल्द हल किया जाए। आपको मालूम है कि बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर और सदर मैक्रोन फ्रांस के वो गालिबन 3 दिन बाद एक समिट भी होस्ट कर रहे हैं कि आबनाए होर्मुज़ को खुला रखने का क्या तरीक़ेकार होगा मुस्तक़बिल में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में हमें बता रहे थे ये प्रोसेस जो कि शुरुआत हुई इस्लामाबाद टॉक से, अब जो है इसके सेकंड राउंड की बाज़गश्त तो मौजूद ही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अंदिया दे दिया है कि बहुत जल्द इस पर शायद कोई डेवलपमेंट हो सकती है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो अब आ रही है कि एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी हो सकता है, और ट्रंप ने जो है वो एक न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए एक कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ वो एड्रेस कर रहे थे कि आप जो है वहीं पर रुकें, यानी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद पर ही रुकें, क्योंकि अगले 2 दिन में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और वो भी इस्लामाबाद में होगी। इसका भी जो है वो उन्होंने अंदिया दे दिया है। तो ये बाज़गश्त तो ज़ाहिर थी कि ये मुज़ाकरात जो हैं उसमें मजीद राउंड्स होंगे, ये एक प्रोसेस है, आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर पर 21 तारीख से पहले जो है वो ज़रूर कोई ना कोई एक और बैठक हो सकती है, क्योंकि 21 तारीख को जो ट्रंप ने डेडलाइन दी थी सीज़ फायर की वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है कि लेबनीज़ अथॉरिटीज़ और इजराइल की जानिब से जो है उनकी डायरेक्ट टॉक्स होंगी, पहली दफ़ा वाशिंगटन DC में होने जा रही हैं सिंस 1993। आज के लिए नाजरीन इतना ही। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। सी यू टुमारो।